प्राइमरीली दैट यू कैन ज्वाइन, एंड वहाँ पर आप जाकर जो है यू कैन ईजीली एक्सेस ऑल द नोट्स विच आर अवेलेबल एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सेस। तो वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसकी मतलब व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, या फिर आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी इसकी लिंक ले सकते हैं। सो यू कैन डू आइदर वे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इसकी इंटायर प्लेलिस्ट इफ़ यू वांट टू सी इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड, वो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगी। बिफोर वॉचिंग दिस वन शॉट यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। अब स्टार्ट करते हैं। विल नॉट गो टू द सिलेबस एंड आई विल नॉट बी शेयरिंग दिस नोट्स इन टेलीग्राम बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशूज। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका सिलेबस का फ्रेमवर्क क्या है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली डिबेट से शुरू करेंगे और वी विल गो टू डिस्कस प्रीएम्बल, पार्लियामेंट के प्रोसीजर, प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद स्पेशली आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 73rd 74th अमेंडमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट मिलता है। तो पंचायती राज कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी इनइफेक्टिव रही है, क्या प्रोविजंस थे और कितनी जो है ये अपने आप में सक्सेसफुल हो पाई है, ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर पार्लियामेंट के फीचर्स, रोल के बारे में, जिसमें आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है रिगार्डिंग दी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में क्वेश्चन आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है। शुरुआत होती है इसकी चंपाकम दोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से लेकर तो केशवानंद भारती तक के केस तक के आप देखेंगे कि इट वाज अ इवोल्यूशन प्रोसेस। एक शॉर्ट नोट आपको आता है वो है पीआईएल के ऊपर, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जुडिशरी से पीआईएल, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब तक के क्वेश्चन आएंगे और बाकी पार्लियामेंट पे आपको क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइमस इंटर पैरेस है या नहीं है, ठीक है, इन इंडियन कंटेक्स्ट फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही आपको आएंगे। द थिंग इज कि आप कैसे इसका आंसर लिखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव थी या नहीं। अगर आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप वीडियो को पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपको जो है इसका क्रक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। द थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड ये होता है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव थी या नहीं थी। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी लोगों के द्वारा, इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड किसके द्वारा थी, हर एक जो पर्टिकुलरली आप देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ब्रिटिशर के टाइम पे, उन्होंने जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में जो है वो डेमोक्रेटिक थी ही नहीं। और इसको हम देखते हैं कि पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। नॉमिनेटेड क्यों थी, क्योंकि अगर हम देखें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट ने अपनी तरफ से मेंबर्स जो है नॉमिनेट करके भेजे थे, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें से जो है मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे। तो ये पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी, इसलिए इसे हम कह नहीं सकते कि ये जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी थी। इट इज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट हुई थी। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो हमेशा आपको ये डिबेट आ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक सही में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी थी या नहीं। बट आपको यहाँ पर कुछ इसके आपको फेवर में ही देना है चीज़ें, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सॉवरिन। वो सॉवरिन इन द सेंस कि वो हमारी ही थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। और भले ही वो जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे कि हमने देखा कि ओनली 15% ऑफ इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली, लेकिन उसके बावजूद उसमें सारे तरीके की आइडियोलॉजीज के लोग जो है वहां पर पहुंच पाए, ठीक है। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मीन्स देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिलीजन, डिफरेंट कास्ट लाइक एससी एसटी, ठीक है। उसके बाद विमेन वेर ऑल्सो देयर। उसके बाद आप देखेंगे कि डिप्राइव्ड सेक्शन वाज आल्सो देयर, सब लोग वहां पर मौजूद थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इट वाज अ अंडर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सारे आइडियोलॉजी के लोग भी वहां पर मौजूद थे, चाहे वो सेंट्रिस्ट हो, राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, ठीक है।
अब बात करते हैं, एक क्रिटिक आता है कि जुडिशियल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो प्राइमरीली कांग्रेस डोमिनेटेड थी। ये भी एक क्रिटिक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अपने आप में उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थी, और फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, गांधीयंस, सभी लोग जो है मौजूद थे। तो अपने आप में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए ये कहना कि सिर्फ ये एक वन कांग्रेस पार्टी थी या वन कांग्रेस डोमिनेंस था, तो ये सही भी होगा, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन भी इसे ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वो जो एक पार्टी थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। अब क्रिटिक करने वाले लोग बहुत क्रिटिक करते हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि इट वाज असेंबली ऑफ ब्राह्मण, और सब लोग इसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो 100 से ज्यादा बार अमेंड कर दिया गया है, 100 साल के कम, मतलब अभी 100 साल भी नहीं हुए, और 100 से ज्यादा बार इसको जो है अमेंड कर दिया गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, अमेंड करना अपने आप में ये नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आते हैं, वैसे हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं। और अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक 27 टाइम्स अमेंड हुआ है सिर्फ। तो हम उससे कंपेयर करें, ये सही तरीका नहीं होगा, ये एथनोसेंट्रिज्म हो जाएगा। अब बहुत सारे रिसर्चर्स ने मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ने लीगलिस्ट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च की है। उसमें से ग्रैनविल ऑस्टिन एक है जिन्होंने अपनी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में बताया कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी किस तरीके से बरकरार है, और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कॉर्नर स्टोर कहा है नेशन का। और ये एक रीज़न दिया है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ दी बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। और उससे वो ये भी कहते हैं कि वन पार्टी असेंबली थी, बट वो ये भी कहते हैं कि वन पार्टी असेंबली थी और वन पार्टी स्टेट था, मतलब कांग्रेस वॉज इंडिया एंड इंडिया वॉज कांग्रेस। ऐसा कहने के पीछे मकसद ये है कि ये समझना कि कांग्रेस वॉज अ आइडियोलॉजिकल कोलिशन एट दैट टाइम। इट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही थी, इट वॉज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर इंडिया। इट हैड मेंबर्स फ्रॉम हिंदू सभा, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स थे जो आपको देखने को मिलते हैं। तो देर आर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स जो आप दे सकते हो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो, एंड यू कैन गिव द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको हमेशा जो है आर्ग्यूमेंट एंड करना है पॉजिटिव नोट पे, दैट इज प्रो में आपको एंड करना है। द रीजन बीइंग कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर आप बोलोगे कि सॉवरेन नहीं थी, मतलब आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, आप पूरी तरीके से जो है इंटायर आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हमेशा ये आर्ग्यूमेंट देना है दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सॉवरेन, एंड भले ही वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थी, स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हैं एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड कर पाई, जो कि जिससे जो है एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को एन ए पलकीवाला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीएम्बल को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और अलग अलग तरीके से जो है इसे बताया है। और प्रीएम्बल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जिस्ट है, क्रक्स है, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि क्या एक पर्टिकुलर जो प्रियम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि यूएस में क्या होता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को देखते सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि नहीं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अर्लियर स्टेटमेंट है उसको चेंज किया केशवानंदा भारती केस में, और कहा कि मतलब प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि ये पूरा एक साथ अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके आप इसे अमेंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बात बस ध्यान रखनी है। जैसे कि आज भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता है एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जहाँ पर 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड ऐड होने के बाद जो है अभी तक ये अमेंड नहीं हुआ है। द ओनली थिंग इज़ कि अमेंड हो सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल को आपको इंटरप्रिटेशन में यूज़ करना चाहिए। तो ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आपको प्रियम्बल को इंटरप्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है इट कैन बी यूज जब कोई तरीके का क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। बेरूबारी केस में फिर वापस जो है उन्होंने कहा
कि ये तभी यूज़ होगा जब, अगर समझ लीजिए आपको दो कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं या आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसी के टाइम पे जो है ये प्रियम्बल जो है यूज़ होने वाला है। और क्योंकि प्रियम्बल अपने आप में जस्टिसेबल नहीं है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना है। बट उसके बाद आप देखेंगे कि केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एक इंटीग्रल पार्ट बताया गया और बोला गया कि इसे जो प्रियम्बल को आपको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन। प्रियम्बल के बारे में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कहते हैं। के एम मुंशी इसे हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताते हैं। प्रियम्बल को अगर हम देखें तो इसमें कोई प्रियम्बल अगर हम एक एक वर्ड को उसका समझे तो आपको समझ में आएगा देयर आर डिफरेंट वर्ड्स जिनकी डिफरेंट मीनिंग है। अब इसमें एक वर्ड आता है जो मोस्ट कंटेस्टेड है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड भी है, वो है सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म कैसा है, इसे अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इंडियन सेक्युलरिज्म, आपको ये तो पता है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बहुत हटके है। मतलब ये है कि अपने आप में ये एक स्यू जनरस है, इट इज़ अ यूनिक मॉडल, ठीक है। वेस्टर्न मॉडल से बहुत ज़्यादा हटकर इसलिए है, हमारा जो वेस्ट सेक्युलरिज्म का आइडिया है, हमारा सेक्युलरिज्म का आइडिया है पॉजिटिव आइडिया, ठीक है। मतलब स्टेट जो है रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट स्टेट अपने आप में रिलीजन को डिनाई भी नहीं करेगा। मतलब अगर कोई रिलीजियस कंसिडरेशन है तो उसको सुनने का काम भी जो है मतलब स्टेट का बनता है। सो दैट इज़ द आइडिया जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब्ड है। और राजीव भार्गव जो है इसे बताते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस का आइडिया। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्ड दिया है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। मतलब हम इक्वी डिस्टेंस नहीं रखते हर रिलीजन से। देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई रिलीजन में आप देखेंगे जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको क्या है, अनटचेबिलिटी का बैन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पहले भी इंडिपेंडेंस के पहले विडो रीमैरिज एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद हिंदू कोड बिल आया। उसके बाद आप देखेंगे कि रिगार्डिंग दी चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग एक्ट आया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे सती प्रथा को बैन करने के लिए एक्ट आया। सो देयर आर वेरियस एक्ट तो जो कि रिलीजन में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो रिलीजन की प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर जब भी करने की ज़रूरत पड़े वो की जाएगी, ठीक है। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि रिलीजन फंडामेंटल्स को जो है चैलेंज नहीं किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल डिस्टेंस का जो आइडिया राजीव भार्गव देते हैं। और भानु प्रताप मेहता का अगर हम देखें तो भानु प्रताप मेहता इसे बोलते हैं कि स्टेट जो है एक एसिमेट्रिकल इंटरवेंशन कर रहा है डिफरेंट रिलीजन में। मतलब सिमेट्रिकली इंटरवेंशन नहीं, मतलब ये रिलीजन का कुछ चेंज किया तो ज़रूरी नहीं दूसरे रिलीजन का कुछ चेंज होगा ही। द थिंग इज़ दैट कि जो भी इनइक्वालिटीज़ या फिर ऐसा लगेगा कि कोई सोशल इविल एक पर्टिकुलर रिलीजन में एग्जिस्ट करता है तो उसको एरेडिकेट करने की कोशिश की जाएगी। पर देखिए सेक्युलरिज्म को लेकर जो डिबेट्स है, कंट्रोवर्सीज है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, स्पेशली एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर रिलीजन इज़ क्लोजली एसोसिएटेड टू डेली स्फेयर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलीजन इज़ क्लोजली शेपिंग द लाइफ और इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जो है अपनाई है, ये कहा है कि समझ लीजिए तांडव नृत्य एक हिंदुज़म का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बैन कर सकते हैं। मतलब जो इसेंशियल प्रैक्टिस है वो प्रीस्ट नहीं बताएगा, वो जुडिशरी बताएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपने रिलीजन की इसेंशियल प्रैक्टिस क्या है वो लोग अपने आप में डिसाइड नहीं करेंगे, वो जुडिशरी डिसाइड करेगा। तो ये तो जो है मतलब पॉसिबल नहीं है, तो लोगों को पसंद नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन मिशनरीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप जो है कन्वर्जन नहीं कर सकते, बट ये तो फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 25(2) के अंदर स्टेट को ये राइट मिला हुआ है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो हिंदू रिलीजियस कस्टम में इंटरवेन कर सकती है रिफॉर्म के पर्पज़ के लिए। तो इससे जो है प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि भाई आप किसी के रिलीजन में घुस के कैसे रिफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक तरीके से मतलब देयर आर वेरियस कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ सेक्युलरिज्म। फिर एक आर्टिकल यूसीसी का आ जाता है। यूसीसी भी एक कंटेंशियस इशू है। अगर आप बात करते हैं कि एक सिविल कोड होना चाहिए तो हाउ यू आर गोइंग टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी यू आर हैविंग, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप के, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के, डिफरेंट रिलीजन कस्टम्स के, आप कैसे जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है आप उसको कैटर करने वाले हैं। इसी के बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक अजम्पशन रहता है।
टीएन मदान कहते हैं कि साउथ एशिया अपने आप में एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है और रिलीजन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने घर का नाइट ड्रेस हो गया, आपने घर पे पहना, बाहर जाकर आपने चेंज कर लिया। इट मीन्स दैट कि पब्लिक स्फेयर में अलग और प्राइवेट स्फेयर में अलग। इट मीन्स दैट कि विदाउट रिलीजन एक इंडिविजुअल अपनी पब्लिक स्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली एज फार एज साउथ एशिया इज़ कंसर्न। तो इसलिए ये कहना कि आप प्राइवेट स्फेयर में रिलीजन को कन्फाइन करके रखो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इंडिया के कंटेक्स्ट में। इसी के चलते डीई स्मिथ कहते हैं माइनॉरिटीज आर नेचुरल कस्टोडियंस ऑफ सेक्युलर स्टेट। एक बहुत ही प्यारी बात वो कहते हैं कि अगर आप देखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कस्टोडियन है वो माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि जब तक माइनॉरिटीज़ अपनी राइट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे जब तक सेक्युलरिज्म जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रिएम्बल में ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड आप कह सकते हैं शॉर्ट, बट आइडिया इज़ कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है प्रिएम्बल के रिगार्डिंग और वो आप अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से एप्लीकेबल है, इसका मीनिंग क्या है और इसके ऊपर डिफरेंट पर्सनस के व्यू क्या है, ये आपको जो है यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। बात करते हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड आता है लैटिन वर्ड फीडस, उससे जो है इसका मतलब डिराइव होता है, इसका मतलब होता है फीडस और ये गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। यूएसए फर्स्ट फेडरेशन कहलाती है, इसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। प्राइमरीली फेडरेशन क्या होता है? देखिए फेडरेशन मतलब जब एक के अगर आप देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर समझ लीजिए एक लोअर गवर्नमेंट है तो एक हायर गवर्नमेंट है, एक डिवीजन ऑफ पावर है कि भाई आप क्या काम करोगे मैं क्या काम करूंगी। जो सब अगर हम देखें तो जो फेडरल गवर्नमेंट है ये सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल पे बेस होती है। व्हाट इज सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल? सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो चीज़ एक लेवल पे करी जा सकती है उसको हायर लेवल पे नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल पे जो है इंटायर जो है फेडरलिज्म का आइडिया जो है वो बेस्ड है। अब एक चीज़ और है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने आपको ट्राइंगल के थ्रू बताया कि इंडिया के कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपको इसमें एक दिखे तो एक हायरकी आपको दिख रही होगी, लेकिन फेडरलिज्म का जो एक्चुअल मतलब होता है ट्रू, अगर हम फेडरल देखें दैट इज यूएस के कंटेक्स्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये डुअल सेट ऑफ गवर्नेंस है। मतलब हर इंडिविजुअल जो है वो एक जो है दो सेट ऑफ गवर्नेंस में रहने वाला है, एक सेंटर और एक स्टेट, दोनों के बीच में हायरकी नहीं है बल्कि एक बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस, ना कि वर्टिकल हायरकी है। तो ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको दिखेगा कि हमेशा से जो टिल्ट रहा है वो सेंटर की तरफ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी रहा है और प्रैक्टिस में भी रहा है। तो इसको जो है हम समझेंगे कि कैसे जो है इंडिया के अंदर जो सेंटर की तरफ टिल्ट है ये किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है एट ऑफन। ठीक है, और इसके क्या फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू टेल यू कि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहने का पीछे मकसद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में दोनों जो डिपार्टमेंट है, अगर हम देखें स्टेट एंड सेंटर, दोनों जो है अपने आप में एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, ना कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो है ग्रैनविल ऑस्टिन इसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। अलग अलग लोग इसे अलग अलग चीज़ें कहते हैं। मॉरिस जॉन्स इसे कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। उसी के अलावा अगर आप देखेंगे केसी वियरे इसे कहते हैं कॉजी फेडरल। ठीक है, तो डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट डिफरेंट मानना है कि इंडिया जो है किस तरीके की फेडरलिज्म है। इंडिया को फेडरल बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। क्यों कारण थे? देखिए, अगर इंडिया एक बहुत ज़्यादा लार्ज कंट्री थी, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होता, इस वजह से हमने एक फेडरल कंट्री को डिज़ाइन किया। रीजनल एस्पिरेशन भी हमारी बहुत सारी थी, इस वजह से हमने फेडरलिज्म को डिज़ाइन किया। अब अगर हमारा इंडियन कंटेक्स्ट हम देखें तो इंडिया एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कंट्री है। व्हाट इज़ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म? जैसे कि यूएस में होता क्या है अगर हम समझेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एक समझ लीजिए कि 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो 50 स्टेट्स में से चाहे कोई स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, सभी के समझ लीजिए 2 मेंबर्स जो है जाएंगे सीनेट में। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, जैसे कि यूपी जो है वो एक लार्ज स्टेट है, त्रिपुरा एक स्मॉल स्टेट है, सिक्किम एक स्मॉल स्टेट है। तो यहाँ से समझ लीजिए एक मेंबर जाएंगे, यहाँ पर से 80 मेंबर भी जा सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिसाइड करती है कि कितने मेंबर्स जो है एक पर्टिकुलर स्टेट से जाएंगे एक पर्टिकुलर
आप कह सकते हैं राज्यसभा में, तो इसे हम एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं। सिर्फ ये कारण की वजह से नहीं, हर स्टेट को अलग अलग दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 370 के बारे में आपने सुना होगा, जो एबॉलिश हो चुका है। सिर्फ वही नहीं, आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया को क्वाजी फेडरल कहने के पीछे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है। देखिए, इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसको, इंडिया को आपको पॉजिटिवली ख़त्म करना है। मतलब इंडिया के जो आंसर है, इसको पॉजिटिवली इस तरीके से ख़त्म करना है दैट नो मैटर इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल और नॉट। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे इंडिया क्वाजी फेडरल क्यों ना हो, वो अपनी रीजनल और अपनी यूनिटी की नीड्स को मीट करने के लिए जो है क्वाजी फेडरल है। और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि डिवीजन ऑफ पावर जो है यूनियन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। और सेकेंडली रेसिडरी पावर्स, देखिए जितनी भी लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट है, देखिए 7 शेड्यूल के अंदर आपको आर्टिकल 246 के अंदर, ठीक है, मिल जाएगा कि सेंट्रल लिस्ट क्या है, उसमें कितने आइटम है, ये ना, इसको जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट के बारे में आपको मिल जाएगा और एक कॉन्करेंट लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स है ये आप डिस्कस कर सकते हैं, और यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स है ये आप देख सकते हैं। आपको इसमें दिखेगा तकरीबन 100 आइटम्स है, इसमें तकरीबन 61 आइटम्स है, और इसमें तकरीबन 59 आइटम्स है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, नंबर चेंज होते रहते हैं, मतलब नंबर चेंज होते रहते हैं, मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंड करने का भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, जब दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से ये पास करते हैं कि हमें अमेंड करना है, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लीजिए 28 स्टेट है, ठीक है। 28 स्टेट में से जो 14 स्टेट अगर ये पास कर दे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसको अमेंड करना है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो तब जाके ये जो है अमेंड हो जाता है। बात करते हैं इसके बारे में कि और कौन से फीचर्स है जो हमारी कंट्री में यूनिटरी है। यूनिटरी की बात करें, यूनिटरी मतलब जो हमारी कंट्री को, फेडरल से अपोजिट क्या होता है, यूनिटरी होता है। जैसे कि अगर आप ब्रिटेन देखें, ठीक है, तो यूनिटरी फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। एक इमरजेंसी पावर सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड इशू रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तीनों आर्टिकल्स में जो है इमरजेंसी पावर्स लगाई जा सकती है। अब ये तीनों पावर्स अलग अलग होती है, इसको भी समझना है। आर्टिकल 356 जो है, जब कोई स्टेट में, स्टेट समझ रहे हैं आप, जैसे कि मध्य प्रदेश है या झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इसमें कोई भी तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, और गवर्नर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब जो है इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो ये गवर्नर जो है, ये जो है रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को, और वहाँ से जो है फिर इमरजेंसी इम्पोज हो जाएगी। सिमिलरली आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी का अकाउंट है। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है एक बार 1975 से 1977 के बीच में लगाई गई थी। इससे पहले भी हमारे पास ये इमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन हमें पता नहीं चला, बिकॉज देखिए जब इंडो चाइना वार हुआ था तब भी जो है इमरजेंसी का यूज़ किया गया था। आर्टिकल 360 के बेसिस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी यूज़ नहीं हुई है, और उम्मीद करते हैं कि यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये तब लगाई जाती है जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 3 अपने आप में एक तरीके से यूनिटरी फीचर है, क्योंकि आर्टिकल 3 ये कहता है कि यूनियन जो है, मतलब जो सेंटर है, वो कैसी भी तरीके से किसी भी स्टेट को अमेंड कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को डिलिनेट कर सकता है। जैसे अगर आपने अभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो पहले एक स्टेट था, अब इसको जो है बाइफरकेट कर दिया गया। आप नया मैप देखेंगे इंडिया का, तो वहाँ पर उसे बाइफरकेट करके उसकी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई है, उसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 3 के ही जो है बेसिस पे किया गया है। ऑल इंडिया सर्विस अपने आप में एक तरीके से सेंट्रल फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक सेंट्रल फीचर है, और गवर्नर जो है वो यूनियन अपॉइंट करता है, ये भी एक जो है सेंट्रल फीचर है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, अनलाइक यूएस जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फाइनेंस कमीशन का जो पावर है, जो कि रेगुलेट होता है विद इन यूनियन, ये भी अपने आप में एक डिबेटेड इशू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी, इनके जो मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है इनकी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इसको गाइड करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस। बट केसी वियरे को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, कहा जाता है कि इनकी अप्रोच बड़ी एथनोसेंट्रिक है, और ग्रेनविल ऑस्टिन भी कहते हैं कि इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है बाकी सबसे, और अलेक्सेंड्रोविच जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्यू जनरस कहते हैं। स्यू जनरस क्या होता है, स्यू जनरस मतलब यूनिक, ठीक है।
स्यू जनरस। तो वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्यू जनरस इन द कंटेक्स्ट, कि इसका जो एक मतलब अलग कंटेक्स्ट में इसको फ्रेम किया गया है जो बाकी कंटेक्स्ट से अलग है। आप इसको यूएस से कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर आप यूएस को एज अ मॉडल ऑफ रेफरेंस देखते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप एथनोसेंट्रिज्म कर रहे हैं। फेडरलिज्म बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कॉलिशन पॉलिटिक्स होती है, मतलब मल्टीपल पार्टी रूल होता है सेंटर पे, तो फेडरलिज्म जो है वो मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर को अपने आप को रन करने के लिए रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लगता है, कोई नेशनल पार्टी इमर्जेंट नहीं होती, तो फेडरलिज्म अपने आप में स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन जब सेंटर पे अगर आप देखेंगे कि अगर एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है, चाहे वो कांग्रेस सिस्टम हो चाहे वो बीजेपी सिस्टम हो, अगर सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है तो आपको देखिएगा कि फेडरलिज्म जो है वो कम हो रहा है। ये आपको एविडेंट देखने को मिलेगा 1967 के बाद से। मतलब 1967 के बाद से आपको देखने को मिलेगा, जब तक कांग्रेस की हेजेमनी थी, ठीक है, 1989 तक के, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि फेडरलिज्म वीक हो चुका था। 1989 के बाद से जैसे कॉलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई तो फेडरलिज्म जो है फिर से स्ट्रांग हो जाता है। तो फेडरलिज्म एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसी को जो है एक्सप्लेन करते हैं एमपी सिंह भी। फेडरलिज्म जो है इंडिया का एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एसआर बोमनई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बताया गया था। अब हम समझेंगे कि यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, और इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की चीज़ें जो है प्रिस्क्राइब की गई थी कि आपको किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं आपको पहले बता चुकी थी, जैसे कि पहले ओरिजिनली 97 लिस्ट में थे, आज अभी जो है 101। अभी देखिए चेक कर लीजिएगा, आप चेंज भी हो सकते हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 है। कॉन्करेंट में पहले 52 या 47 देख लीजिएगा आप, ठीक है। रेसिडरी पावर जो है वो यूनियन के पास है। मतलब अभी अगर कोई ऐसा लिस्ट है जिसमें समझ लीजिए एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में, अभी आज के टाइम पे एक नया कोई ऐसा पावर आ जाएगा, पावर इन द सेंस कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाएगा जिसके बारे में अभी तक की चीज़ें ऐड नहीं की है, जैसे अभी जीनोम सिक्वेंसिंग, या फिर आ जाएगी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। या पहले उस टाइम पे तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के टाइम पे, तो अब ये अगर आ जाएगा और इसकी जो पावर है ये यूनियन के पास रहेगी। तो ये रेसिडरी पावर इंडिया में किसके पास होती है? यूनियन के पास होती है। यही चीज़ रेसिडरी पावर यूएस में जो है वो फेडरल स्टेट्स के पास होती है। सो वी कैन इजीली सी कि यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव आपको देखने को मिलता है, टिल्टेशन देखने को मिलता है सेंटर की तरफ। वैसे ही आर्टिकल 249 के तहत अगर हम देखें, मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छा, आर्टिकल 249 जो है, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ये पास करती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट में कि फेडरल लॉ बनाया जाए, तब उस पर जो है लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 252, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जब है एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें जो है मतलब हमारे लिए एक लॉ बनाया जाए, तो जो है यूनियन इस पर लॉ बना सकती है। आर्टिकल 253 में जब लॉ बना सकती है, जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इसे इम्प्लीमेंट करना हो। वैसे ही आर्टिकल 201 अपने आप में कंटेंशन है, क्योंकि गवर्नर जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है जो कि एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है, ठीक है। अब वैसे ही सेंट्रल लेवल पे एक प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर देखा जाए तो गवर्नर से कम है। कैसे? क्योंकि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है। आर्टिकल 201 के अंदर गवर्नर अपने कोई भी बिल को, इनफैक्ट मनी बिल को भी रिजर्व करके रख सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर गवर्नर को लगता है कि एक जगह पे गलत तरीके से मतलब स्टेट रन हो रहा है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, तो वो जो है वहाँ पर उसे क्या कर सकता है, वहाँ पर वो उसे 256 आर्टिकल के अंदर, सॉरी 356 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पर जो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई है, तो आप जो है प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब इस पे बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, कि सेंट्रल स्टेट में जो प्रॉब्लम हो रही है इसको एनालाइज किया जाए। प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद ऑब्जर्वेशन ये आया कि प्रॉब्लम जो है एक्चुअली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि जो पावर का जो है मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ हो रहा है, गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का मिसयूज़ हो रहा है, ऑल इंडिया सर्विस का मिसयूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट के स्ट्रेन रह रहे हैं। अब जैसे अगर हम देखें आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे 1971 में जब जनता पार्टी सेंटर में आई थी तो उन्होंने 9 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व कर लिया था, ये कहकर क्योंकि कांग्रेस जो है एक भी सीट नहीं जीती है, तो इसलिए जो है हो सकता है कांग्रेस का मैंडेट जो है लोग नहीं चाहते।
सिमिलर एक्ट 1980 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने भी जो है 9 स्टेट की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, जो कि जनता पार्टी की थी। इट मीन्स दैट कि पार्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक चीज़ एविडेंट है कि सेंटर पे अगर एक पार्टी है और स्टेट पे डिफरेंट पार्टी है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो एविडेंट है। ये आपको इंडियन कंटेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। तो द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन पार्टी एंड पार्टी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट बेस्ट फॉर द फेडरल सिस्टम टू वर्क, क्योंकि यहाँ पर लोग पार्टी लॉयल्टी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी लॉयल्टी। तो आर्बिट्री प्रैक्टिसेस आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म और कॉलिशन पॉलिटिक्स की वजह से अब जाकर जो है मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 कम हो गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे? एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1994 में जुडिशरी ने कहा कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही अभी नेबम राबिया का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अगर कोई भी असेंबली को डिसॉल्व किया है तो वहाँ पर आपको उसका जस्टिफिकेशन देना होगा। इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। और अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है उसको जो है वापस जो है क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, कभी कभी जो प्रेसिडेंट है वो भी डिक्लाइन कर देते हैं कि हम ये पर्टिकुलर असेंबली को जो है डिसॉल्व नहीं करेंगे। कॉलिशन पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द रिडक्शन इन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। फाइनेंशियल रिलेशंस अपने आप में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए स्टेट जो है वो मतलब सेंटर जो है वो क्या एक्ट करता है, एज अ बिग ब्रदर एक्ट करता है, ठीक है। बिग ब्रदर एक्ट करने की वजह से क्या होता है, बिग ब्रदर का जितना मन करे वो पैसा देता है, नहीं मन करे नहीं देता है। होता क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में, जैसे कि आर्टिकल नंबर 268 से लेके 293 तक के डिवाइडेड है कि किस तरीके से फाइनेंशियल डिवीजन होने वाला है। 218 में बताया गया है कि एक तरीके से आपको फाइनेंस कमीशन को इंस्टीट्यूट करना है। लेकिन इसके बावजूद आपको देखने को मिलता है कि आर्टिकल्स का मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इतना फेयरली नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन अपने आप में जो है एक तरीके से आप देखते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत हद तक के स्टेट्स को आर्बिट्री लगता है कि गलत तरीके से किया गया है, गलत इंटेंशन से। और इसमें भी पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहली बात तो जो स्टेट टैक्स, जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल ये डिसाइड करता है पर्टिकुलरली कि जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स रहेंगे उस पर जो टैक्स लगाए जाएंगे वो स्टेट कलेक्ट करेगा। जो सेंटर सब्जेक्ट्स रहेंगे, यूनियन सब्जेक्ट्स रहेंगे, उस पर जो टैक्स लगाए जाएंगे वो यूनियन करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो अब जो चीज़ स्टेट लिस्ट के अंदर आती है वो सब्जेक्ट इतने ज़्यादा जो है आप देखेंगे आप कह सकते हैं कि इलास्टिक टैक्सेस नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा इस पे रिवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जो यूनियन लिस्ट में टैक्सेस है उस पे रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। दूसरा सोर्स क्या है कि स्टेट को जो है ग्रांट मिले। अब ग्रांट मिलने के लिए फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि डिफरेंट ग्रांट कितना मिलेगा पर स्टेट को। इसमें भी आप देखेंगे आर्बिट्री होता है, मतलब किसी स्टेट को ज़्यादा ग्रांट दिया जा रहा है जहाँ पर स्टेट और सेंटर की पार्टी सेम है, और जहाँ पर स्टेट और सेंटर की पार्टी चेंज है वहाँ पर ग्रांट जो है वो कम दिया जा रहा है। और ये क्वाइट एविडेंट आपको हर केस में देखने को मिल जाएगा। ये कोई पार्टी से लिमिटेड नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि कोई XYZ पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। ये आपको एविडेंट लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में दिख जाएगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है स्टेट को ये प्रॉब्लम है कि उनका जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है प्राइमरीली अगर हम देखें तो वो स्टेट गवर्नमेंट को आप देखेंगे देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं फाइनेंस कमीशन में। इस वजह से स्टेट को हमेशा ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रहती है। इट्स अ इंटायरली यूनियन बॉडी। और जो प्लानिंग कमीशन 75 ईयर्स से था उसको जो है प्राइमरली अगर हम देखें उसने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। बहुत अच्छा काम नहीं किया इन द सेंस कि प्लानिंग कमीशन ने भी जो है फेडरलिज्म को अंडरमाइन कर रखा था। उसको रिप्लेस करके जो नीति आयोग लाया गया तो उसको बालवीर अरोड़ा कहते हैं कि इट इज़ अ इम्परफेक्ट क्लोन ऑफ व्हाट द इंस्टीट्यूशन इट हैज़ ट्राइड टू रिप्लेस। मतलब इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने की कोशिश की उस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है रिप्लेस नहीं हो पाया, और नीति आयोग अपने आप में जो है एक अनसक्सेसफुल मॉडल बन के रह गया। नीति आयोग में भी अगर आप देखें तो नीति आयोग अपने आप में एक बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। वहाँ पर सभी लोग आके डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसकी जो फाइनल रिपोर्ट होती है ये बाइंडिंग नहीं होती। और जो जो भी तरीके का एलोकेशन होता है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, और ये भी जो है क्या कहते हैं स्टेट्स को जो है पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि आप स्टेट का जो रेवेन्यू है वो 42% तक आप रखो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि उसके बावजूद आप देखेंगे स्टेट जो है वो खुश नहीं है। अब स्टेट क्या चाहते हैं कि सरचार्ज में भी हमें चार्ज मिले। सरचार्ज क्या होता है, जैसे कि अगर एक टैक्स रहेगा, ठीक है, और इस पे एक सरचार्ज रहेगा, तो उस टैक्स पे जो है स्टेट को शेयर मिल रहा है, सरचार्ज पे नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है सरचार्ज बढ़ा दे रही है, टैक्स उतना ही रख रही है। ठीक है, गवर्नमेंट से मेरा कहने का मतलब क्या है, सेंटर की बात कर रही हूँ। सेंटर की बात करने के पीछे मकसद ये है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, क्योंकि हमें बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे खर्च करना है, और वो खर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फंड की ज़रूरत है। अगर हम देखें सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में, जीएसटी से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, तो जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो कुछ अमेंडमेंट हुए हैं रिगार्डिंग दी वेरियस आर्टिकल एंड अमेंडमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 268, 268A, 270, 271, 269 और 268। अब इससे अमेंडमेंट से मेरा क्या लेना देना, अमेंडमेंट से ये लेना देना है कि आपको ये समझना है कि जो आर्टिकल्स ही जो अमेंड किए गए हैं, इसमें जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है। कैसे कम किया गया है, पहले जो वैट जो है, सेल्स टैक्स जो है, जो हर स्टेट अपनी तरफ से डिसाइड करता था, अब ये जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है। और जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है, जीएसटी में सब्ज्यूम होने के बाद ये स्टेट को मिलता तो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पहले हर स्टेट अपना अपना डिसाइड कर सकता था कि कितना मुझे टैक्स रखना है, वो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो यही सारे इश्यूज की वजह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो है वो हमेशा आपको टेंस देखने को मिलते हैं। मूविंग अहेड हम चलते हैं पंचायती राज के ऊपर। पंचायती राज आपको पता है 73rd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट 74th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में एक स्टेप है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, देखिए, अगर जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ग्रास रूट क्या होती है, ग्रास होती है, ठीक है, ग्रास यानी कि बिल्कुल लोअर लेवल पे। तो जो लोअर लेवल पे अंडर प्रिविलेज डिप्राइव्ड पीपल है, उनकी जब आप डेमोक्रेसी में लेकर आओगे तो उसे हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। ये गांधीयन आइडिया है, स्वराज का आइडिया है, रेडिकल डेमोक्रेसी के आइडिया से भी एसोसिएटेड है, जो कि एम एन रॉय का आइडिया है। प्राइमरली अगर गांधी जी का हम आइडिया देखें तो वो हमेशा चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी कैसी हो जिसमें जो भी जितने भी लोग रह रहे हो वो डेमोक्रेसी स्टार्ट हो एट द लोअर लेवल। ठीक है, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जब तक नहीं हो सकता जब तक आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट ना करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एजेंडा 21 जो अडेप्ट किया गया था रियो समिट में, वो भी रिकॉग्नाइज करता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए आपको सफाई रखनी है, ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो आपको मोटिवेट जब तक नहीं करेगी कि आप क्लीनलीनेस लाओ, गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप जो है नहीं करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करेंगे, सोसाइटी जो है क्लीन नहीं दिखने वाली। पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर है। बात करेंगे पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के इवोल्यूशन के बारे में। तो जो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन है, ये हमने देखा कि 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकर आए थे, उन्होंने जो है सोचा कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये जो है चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें नेहरू जी भी थे और अम्बेडकर जी भी थे। उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइज आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है विलेजेस को क्या समझते थे, विलेजेस को समझते थे दैट इट इज़ अ डेंस ऑफ व्हाट, इट इज़ अ डेंस ऑफ कास्टिज्म, इसलिए जो है इसे जो है सही नहीं रहेगा डेवलप करना। लेकिन गांधी जी का जो आइडिया है वो आर्टिकल 40 तक के सीमित रह गया। आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी था उसमें जो है गांधी जी का आइडिया डाला गया कि भाई जो भी जब भी कोशिश की जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि आने वाले टाइम में विलेज एम्पावरमेंट के लिए कोशिश की जाए। बाद में जाकर एक बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन की एक प्रोसेस हुई, उसके बाद जाके पंचायती राज इवॉल्व होती है। ये इवॉल्व कैसे हुई उसको हम समझते हैं। फर्स्ट फेज में जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलता है 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है बाय नेहरू। और वो जो है क्या करते हैं कि सारे मतलब पूरी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि इट वाज अ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे एम्फोसाइज किया जाता है। इसकी रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए बलवंत राय मेहता की कम्युनिटी बिठाई गई थी 1957 में, जो अपनी रिपोर्ट देती है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इसमें अपना साथ नहीं देती। इसके बाद जो है ये रिकमेंडेशन आती है कि आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, यानी पंचायती राज शुरू करना चाहिए। अब पंचायती राज को जो है शुरू करते हुए नेहरू जो है 1959 में या 1960 में एक नागपुर कह रही हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो है राजस्थान के शुरू करते हैं
अपना जो आइडिया है पंचायत का, फर्स्ट वहाँ पर पंचायत स्टैब्लिश होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके हर जगह पे पंचायत स्टैब्लिश हो जाती है। अब ये तो हो गया, पंचायत स्टैब्लिश होना इनफ नहीं था। पंचायत स्टैब्लिश होने के बाद भी आपको देखने को मिलेगा स्टैग्नेशन हो जाता है। स्टैग्नेशन क्यों हो जाता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न जैसे कि आप देखेंगे इंटरनल रीजंस भी हैं। इंटरनल रीजंस ये है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो कास्टिज्म का प्रॉब्लम शुरू हो गया, एक पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया पंचायती राज का, और साथ साथ जो है बहुत सारे अगर आप देखेंगे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स अपनी पावर्स को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए फेमसली कहा जाता है कि जो पंचायती राज है इनके अंदर तीन चीज़ों की कमी थी। एक था फंड्स, एक है फंक्शनरीज, और एक है फंक्शंस। ठीक है, तीनों चीज़ की जो है इसको कमी थी, इस वजह से जो है ये फेल होती है कम्प्लीटली। इसी फेलियर को मतलब क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बाद में जाकर अशोक मेहता कमेटी बिठाई जाती है। अशोक मेहता कमेटी ये कहती है कि जो पंचायत फेल हुई है उसका पीछे मेन कारण है कॉन्स्पिरेटर्स। अब ये कॉन्स्पिरेटर्स कौन है? पहला कॉन्स्पिरेटर एक तो ब्यूरोक्रेट्स है, दूसरे कॉन्स्पिरेटर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पावर को जो है कहीं ना कहीं डिवॉल्व करना ही नहीं चाहती थी टूवर्ड्स दी ग्राम पंचायत। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके फेलियर के। एक तो यहाँ पर इलेक्शन प्रॉपरली नहीं कंडक्ट किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, कोई लैंड रिफॉर्म नहीं था। अब धीरे धीरे जो है डिफरेंट कमिटीज बिठाई गई 1980s में। एलन सिंघवी कमेटी बिठाई गई। एलन सिंघवी कमेटी ने कहा कि हमें जो है पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए, और इसी के चलते 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, और एक बहुत रिवॉल्यूशनरी बिल था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया राज्यसभा में। बाद में जाकर यही चीज़ 73rd अमेंडमेंट में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में जो है पास हो जाती है। अब ये पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ गई। अभी जो रिसेंटली मणिशंकर अय्यर कमेटी जो 2012 में अपनी रिपोर्ट देती है, वो कहती है कि बैड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है आर वर्स देन नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब अच्छा होता कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ना ही होते। क्यों? क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा करप्ट इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जो है ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। देखिए, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट पंचायत में विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि विमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया था, तो विमेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। साथ साथ SC ST का एम्पावरमेंट भी हुआ है, बिकॉज उनको भी रिजर्वेशन इसमें दिया गया था। लेकिन स्टेट का मानना ये भी है, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी है कि करप्शन भी डिवॉल्व हो चुका है। मतलब सरपंच और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में एक तरीके से अनहोली नेक्सस जो है वो डेवलप हो चुका है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से अपने आप में फेलियर है, और इसलिए इसको एक हाफ बेक केक कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूट करना था, जिसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। बट स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी उतनी नहीं है जितनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी कभी कभी हमारे मन में, या फिर कभी कभी आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बॉडी बनकर रह गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है नहीं हो पा रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जैसे कि पंचायत केरला की गवर्नमेंट ने पंचायत ऑम्बड्समैन जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये बाकी स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन दूसरे अगर आप देखेंगे इन वाइट वाइट फ्रेम अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारी जगह पे जो है ये अप्रोच जो है अडॉप्ट नहीं की गई, जिसकी वजह से मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिक्लाइन हुई है। ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी जो है, जिसमें 74th अमेंडमेंट में जो अर्बन लोकल गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें भी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे 3 टायर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल गवर्नमेंट एट विलेज लेवल, यहाँ पर 1 टायर लेवल इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अर्बन एरियाज़ का भी जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि बेसिक कम्युनिटीज़ का ना होना, स्लम्स का ग्रोथ इन क्राइम, लैक ऑफ प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलती है। 74th अमेंडमेंट भी अपने आप में जो है हाफ हार्टेड जो है एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ये इतनी ज़्यादा पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ को नहीं देता। अगेन ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आपको कितनी पावर्स जो है इनको डिवॉल्व करनी है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि 74th अमेंडमेंट ने जो है एक स्केलेटन तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन ब्लड और फ्लैश जो है वो प्रोवाइड करना था स्टेट को, जो स्टेट ने प्रोवाइड नहीं किया।
बात करते हैं विमेन के बारे में, तो विमेन के जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था एट लोकल लेवल, ये अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी था और बहुत सारी विमेन जो है आगे आई। अब इसके बारे में दो व्यूज़ है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एक पति राज का सिस्टम या पंचायत पति या पति प्रधान का सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया, जिसमें विमेन जो है सिर्फ प्रॉक्सी कैंडिडेट बन के रह गई थी, ठीक है, और वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती थी, उनको पति पर डिपेंड रहना पड़ता था। दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विमेन जो है अपना ओपिनियन खुद जो है एक्सरसाइज कर पा रही थी और बहुत सारे लोगों ने अपना जो है आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव रोल जो है प्ले किया है। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है, फातिमा बी जो है सरपंच है विलेज इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, और इसको रिकॉग्नाइज करके यूएनडीपी ने उन्हें जो है रिवॉर्ड भी दिया है। तो बहुत सारे विमेन ने जो है इस पे पॉजिटिव काम किया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिया, एंड हमने फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट मूवमेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिल रही है। अब हम जो है जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज़म और जो हमारा प्राइमरीली जो पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, ये चीज़ें ऐसी है जो आपने ऑलरेडी जो है पढ़ी होगी इस बचपन में भी। और अब बचपन से आप, इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग सोशल साइंस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स। इसके बारे में बस थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करूँगी प्रोबेबली, कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए जो है आप इसको जो है आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एज पार्ट 1, ताकि आप इसे एग्ज़ाम से पहले देख सकें, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है इसका रिविज़न मिल जाए। So I will meet in the next video and we will continue the remaining topics and we will try to finish our syllabus on time. Till then, bye and happy learning.